तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए मैं यहाँ पे बिहार एएनएम के लिए 100 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। देखिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मैं एएनएम का ऐसा टॉपिक पढ़ा दूँगा, इतना पढ़ा दूँगा ना कि एग्ज़ाम में उससे बाहर नहीं आएगा। कितनों भी तोड़-मरोड़ के पूछ लेगा ना, तो एएनएम का जितना भी पार्ट क्वेश्चन रहेगा, वो आपको ज़्यादा यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा। रही बात, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि नॉन एएनएम से कितना क्वेश्चन रहेगा, फिर हम लोग चलेंगे नॉन एएनएम के तरफ। धुआंधार तरीक़ा से लास्ट में जो भी होगा मैथ रीजनिंग उसको हम लोग देखेंगे। अभी जब तक सिलेबस नहीं आता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके एएनएम की तैयारी अच्छे से कर लिया जाए। इसी रीज़न है कि मैं अभी तक टोटली आज 21 नंबर का वीडियो दे रहा हूँ और देखा जाए तो लगभग 2000 क्वेश्चन मैं आपको करा दिया। 2000 अलग अलग टॉपिक से। तो जो कम्प्लीटली स्टार्टिंग से देख रहे हैं, इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। जानकारी के लिए बना दूँ तो आप लोग को प्लेलिस्ट भी एएनएम 5006 करके प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो जो लोग स्टार्टिंग से नहीं देखें वीडियो को, सारा वीडियो सीरियली डाल दिए हैं उस प्लेलिस्ट में, जाकर एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका एक एक टॉप क्लास के आता है। यहाँ नर्सिंग की जननी किसे कहा जाता है? तो हम लोग सब लोग जानते हैं नर्सिंग के जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, खासकर आधुनिक नर्सिंग के जननी। ठीक है ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल सिद्धांत का मुख्य फोकस किस पर था? यानी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो प्रिंसिपल जो थ्योरी था वह पूर्णतः किस पर बेस था? तो इन्वायरमेंट, पर्यावरण। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पर्यावरण को सही करने के लिए आसपास के इस पर जोर दी थी। ठीक है। ओरम की थ्योरी का नाम क्या है? ओरम की थ्योरी का क्या नाम है? तो ओरम के थ्योरी का नाम है सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी। याद रखिएगा, थ्योरी से क्वेश्चन अब की बार स्टाफ नर्स में हर एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओरम की थ्योरी का नाम था सेल्फ केयर डिफिशिएट थ्योरी। समझ गए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सेल्फ केयर डिफिशिएट थ्योरी इनमें से किसके द्वारा दिया गया, तो ओरम के द्वारा। ठीक है। देख लीजिए, पिपलाई ने किस प्रकार के नर्सिंग थ्योरी दी? तो पिपलाई ने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी दी, यानी नर्स और मरीज के बीच का जो संबंध होता है उसको कौन सा थ्योरी बताता है? पिपलाई थ्योरी। ठीक है, याद रखिएगा। रॉय के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो रॉय का सिद्धांत जो है यह एडेप्शन, अनुकूल पर आधारित है। एडाप्शन पर, एडेप्टिंग पर आधारित है रॉय का सिद्धांत। ठीक है ना। नर्सिंग में सिस्टर रॉय थी जिन्होंने एडेप्शन थ्योरी जो है प्रोड्यूस की। ठीक है ना। मैं बार बार बताता हूँ, मैं जो भी पढ़ाता हूँ दिन में 2 बार, एक सुबह वीडियो को देखिए, एक शाम में वीडियो देखिए दोबारा, जिससे आप कोई भी पहला बार देखते हैं तो भूलते ही हैं, फिर दूसरा बार उसी दिन देखेंगे तो चीज़ें दिमाग में आपका ज़्यादा बैठ जाएगा। तो 2 बार ज़रूर एक दिन में देखें। डोरोथी जॉनसन का सिद्धांत क्या है? तो डोरोथी जॉनसन का सिद्धांत है बिहेवियर सिस्टम मॉडल। ठीक है ना। बिहेवियर सिस्टम मॉडल पर आधारित इनका सिद्धांत है। किनका? डेरोथ जॉनसन का। डेरोथ जॉनसन का सिद्धांत किस पर बेस है? तो बिहेवियर सिस्टम मॉडल पर बेस है। ठीक है। आगे है, नर्सिंग का पहला व्यवस्थित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो नर्सिंग का पहला व्यवस्थित सिद्धांत फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिंग की कितनी मूलभूत आवश्यकताओं को बताई? तो वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिंग का मूलभूत जो बेसिक नीड है वो 14। वर्जीनिया हेंडरसन का कितना मूलभूत इकाई है? 14 है, याद रखिएगा। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन स्टाफ नर्स में पूछा गया था। मार्था रोजर्स की थ्योरी किस पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था स्टाफ नर्स में। तो मार्था रोजर्स की थ्योरी देख लीजिए, यूनिटरी ह्यूमन बीइंग पर आधारित है। ठीक है ना। यूनिटरी ह्यूमन बीइंग पर आधारित है मार्था रोजर्स की थ्योरी। समझ गए। आगे है, हेल्थ प्रमोशन मॉडल किसने दिया? तो हेल्थ प्रमोशन मॉडल यानी स्वास्थ्य संवर्धन की जो मॉडल है यह नोलर पेंडर ने दिया। कौन दिया? नोलर पेंडर ने दिया। अब ऐसा नाम है, आप कहिएगा एक बार हम देख लिए और चीज़ याद हो जाएगा, तो कभी भी याद होगा? एग्ज़ाम में जाएगा तो फिर आपके लिए नया ही रहेगा, जबकि मैं यहाँ पे पढ़ा दिया हूँ लेकिन एग्ज़ाम में आपके लिए नया ही रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप उसको 2 बार 3 बार देखें, तब जाके वो दिमाग में आपको सेट होगा। एक बार देखने से कुछ नहीं होता है, सीधा मैं बता रहा हूँ। ओके, आगे चलिए। आगे है
कलिस्टा रॉय का मॉडल, ठीक है ना। कलिस्टा देख लीजिए, अभी मैंने बताया कलिस्टा रॉय पूरा नाम है। रॉय मॉडल जो मैंने ऊपर बताया उनका पूरा नाम सिस्टर का कलिस्टा रॉय है। और कलिस्टा रॉय का मॉडल जो है एडेप्शन मॉडल पर आधारित है, अनुकूल मॉडल पर, ठीक है। नर्सिंग प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। पहला चरण असेसमेंट से शुरू होता है एंड उसके बाद इवैल्यूएशन पर लास्ट होता है, इवैल्यूएशन पर ख़त्म होता है, समझ गए। आगे है नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण असेसमेंट होता है, आकलन होता है। नर्सिंग नैतिकता का प्रमुख सिद्धांत क्या है? नर्सिंग एथिक्स का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो बेनिफिशियंस। नर्सिंग नैतिकता का प्रमुख सिद्धांत क्या है? लाभ करना, यानी मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करना, तो वो होता है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस नर्सिंग नैतिकता का सिद्धांत है, बेनिफिशियंस लाभ करना, समझ गए। नुकसान न करना किस सिद्धांत का भाग है? तो नुकसान न करना किस सिद्धांत का भाग है? नॉन माल एफिशिएंस। नॉन माल इफिशियंस, नुकसान न करना, यह नॉन माल इफिशियंस सिद्धांत का एक भाग है, ठीक है। गोपनीयता में, नर्सिंग में गोपनीयता को क्या कहा जाता है? नर्सिंग क्षेत्र में गोपनीयता को कॉन्फिडेंशियलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ही होता है गोपनीयता। आगे है ऑटोनोमी का अर्थ क्या होता है? स्वायत्ता। तो ऑटोनोमी का मतलब होता है कि मरीज को, रोगी को निर्णय का सम्मान करना। जो निर्णय रोगी खुद से लिया है उसके निर्णय को भी सम्मान करना, ठीक है। ऑटोनोमी होता है खुद से निर्णय लेना। आगे है नर्सिंग का सुनहरा गोल्डन रूल कौन सा है? तो सभी के साथ समान व्यवहार करना। नर्सिंग का गोल्डन रूल जो होता है, यह गोल्डन रूल कहता है कि सबके साथ इक्वल बिहेव करे, ठीक है ना, पक्षपात नहीं करे। नर्सिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो फर्स्ट केयर प्रिंसिपल जो होता है नर्सिंग का, कि देखभाल करना, रोगी का देखभाल करना, ठीक है। आगे है केयर क्योर कोर, ठीक है ना, ध्यान ध्यान दीजिएगा। केयर क्योर कोर थ्योरी किसने दी? यानी सब जो है क्योर से है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लीडिया हॉल ने केयर क्योर और कोर, ये 3 थ्योरी जो है लीडिया हॉल ने दिया, ठीक है ना। नर्सिंग में होलिस्टिक केयर का क्या अर्थ होता है? तो नर्सिंग में होलिस्टिक केयर का अर्थ होता है शरीर, मन, आत्मा की समग्र देखभाल। होलिस्टिक केयर का मतलब होता है संपूर्ण देखभाल, और इसमें शरीर, मन और आत्मा सब के सब जो है आता है, ठीक है। नर्सिंग में रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है? तो नर्सिंग में रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है? तो रिपोर्टिंग के मतलब होता है कि रोगी की स्थिति का जानकारी रखना। रिपोर्टिंग हम लोग इसीलिए न रखते हैं ताकि उसका जो है जानकारी हम लोग रख सके, ठीक है ना। सिद्धांत क्या होता है? कोई भी सिद्धांत का मतलब क्या होता है? तो सिद्धांत का मतलब होता है कि विचारों का व्यवस्थित, यानी एक क्रमबद्ध और एक व्यवस्थित विचारों का समूह होता है, यही थ्योरी होता है, समझ गए। नर्सिंग में थ्योरी क्यों महत्वपूर्ण है? तो नर्सिंग में थ्योरी इसलिए महत्वपूर्ण है, बेहतर देखभाल के लिए मार्गदर्शन देता है। थ्योरी क्या करता है? किसी का भी थ्योरी है वह एक पैटर्न बनाता है, वह एक जो है कहा जाए मार्गदर्शन देता है कि आप इस तरीक़ा से देखभाल कर सकते हैं, इस तरह से पैटर्न सेट कर सकते हैं। नर्सिंग रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नर्सिंग रिसर्च का मुख्य उद्देश्य है कि नर्सिंग प्रैक्टिस में सुधार करना। रिसर्च कर कर के नए नए चीज़ों को लाया जाता है, जिससे क्या होता है कि सुधार होता है उस चीज़ में, ठीक है ना। नर्सिंग में अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, यानी नर्स जो है अकाउंटेबिलिटी अगर होगी नर्स के अंदर तो जिम्मेदारी लेगी, ठीक है। नर्सिंग में एडवोकेसी का क्या मतलब होता है? नर्सिंग में एडवोकेसी का क्या मतलब होता है? तो रोगी के अधिकारों की रक्षा करना। एडवोकेट क्या करते हैं? क्लाइंट के राइट को हनन होने से बचाते हैं। तो यहाँ भी नर्सिंग में एडवोकेसी का मतलब होता है रोगी के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। एम्पैथी का क्या अर्थ होता है? तो एम्पैथी का अर्थ होता है दूसरों की भावनाओं को समझना, कद्र करना। जैसे नर्स मरीज की भावनाओं को समझती है, कद्र करती है, तो ये एम्पैथी हो गया, ठीक है। हेंडरसन का मॉडल किस पर केंद्रित है? तो हेंडरसन का मॉडल रोगी के बुनियादी आवश्यकताओं पर केंद्रित है। हेंडरसन का मॉडल किस पर केंद्रित है? तो हेंडरसन का मॉडल रोगी के बुनियादी बेसिक नीड पर जो है केंद्रित है।
इन्वायरमेंट थ्योरी किसने दी? तो आपको पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो थ्योरी है इन्वायरमेंट बेस है, तो इन्वायरमेंट थ्योरी तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही ने दी। आगे है रोगी के व्यक्तिगत देखभाल में नर्स की क्या भूमिका होती है? तो देखभालकर्ता और मार्गदर्शक की भूमिका होती है। तो नर्स का रोगी के देखभाल में मार्गदर्शक के और देखभालकर्ता के भूमिका होती है। नर्सिंग सिद्धांतों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो नर्सिंग थ्योरी का जो उपयोग होता है वह शिक्षा में, अनुसंधान में और प्रैक्टिस में। तो सभी जगह जहाँ जहाँ उपयोगी चीज़ है, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग प्रैक्टिस, इन सब में जो है नर्सिंग सिद्धांतों का उपयोग होता है। आगे मैं बढ़ूँ तो आगे है पेशेंट सेंट्रिक केयर का मतलब क्या होता है? पेशेंट सेंटरिंग का मतलब होता है रोगी की प्राथमिकता के अनुसार देखभाल करना। पेशेंट सेंटरिंग का मतलब होता है कि जो पहले प्रायोरिटी है पहले उसका देखभाल करना है, ठीक है। नर्सिंग रिसर्च में पहला चरण क्या होता है? तो नर्सिंग रिसर्च में पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, ठीक है। रिसर्च के मतलब क्या होता है? नई चीज़ों को खोज करके जो गड़बड़ है, जो सुविधा है, मतलब उसमें कुछ बदलाव किया जाए, ठीक है ना। तो समस्या की पहचान पहला चरण होता है रिसर्च का। नर्सिंग में कोड ऑफ इथिक्स किसके लिए होता है? तो कोड ऑफ इथिक्स होता है नैतिक व्यवहार के लिए मार्गदर्शक के रूप में, ठीक है ना। कोड ऑफ इथिक्स मार्गदर्शक के रूप में होता है जो नैतिक व्यवहार के लिए होता है, समझ गए। नर्सिंग थ्योरी की रचना में मुख्य तत्व क्या है? नर्सिंग थ्योरी की रचना में मुख्य तत्व क्या है? अवधारणा, परिभाषा और प्रस्ताव। अवधारणा, परिभाषा, प्रस्ताव, ये नर्सिंग थ्योरी के मुख्य तत्व हैं, ठीक है। नर्सिंग का उद्देश्य क्या है? नर्सिंग का उद्देश्य है स्वास्थ्य का बढ़ावा देना और रोगों की रोकथाम करना, मरीजों को देखरेख करना, ठीक है। नर्सिंग मॉडल क्या दर्शाता है? तो नर्सिंग मॉडल व्यवहार की संरचना दर्शाता है। नर्सिंग मॉडल क्या दर्शाता है? व्यवहार की संरचना को दर्शाता है, समझ गए। आईसीएन का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। आईसीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, ठीक है। नर्सिंग में अनुसंधान का क्या महत्व है? तो नर्सिंग में अनुसंधान का महत्व है सुरक्षित और प्रभावी देखभाल के लिए अनुसंधान जरूरी है। सुरक्षित और प्रभावी देखभाल के लिए अनुसंधान जरूरी होता है, ठीक है। आगे है स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य से संबंधी जो व्यवहार है उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना, यही स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। स्वास्थ्य शिक्षा के कितने मुख्य उद्देश्य हैं? तो स्वास्थ्य शिक्षा के मुख्य रूप से 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला सूचना देना, दृष्टिकोण बदलना, व्यवहार बदलना। तो स्वास्थ्य शिक्षा का 3 मुख्य कंसेप्ट होता है। स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन के ज़रिए हम किसी को हेल्थ के बारे में सूचना दे सकते हैं, बता सकते हैं, उसका नज़रिया बदल सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से, और उसका व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन के ज़रिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे है कम्युनिकेशन के कितने प्रकार के तत्व होते हैं? तो कम्युनिकेशन के कुल 5 तत्व होते हैं। सोर्स होता है, मैसेज होता है, मीडियम होता है, प्राप्तकर्ता होता है और फीडबैक होता है, प्रति उत्तर होता है। तो ये 5 कम्युनिकेशन के स्टेप बाय स्टेप घटित होने वाला चक्र है। संचार कम्युनिकेशन में सेंडर कौन होता है? तो जो संदेश भेजता है वो सेंडर होता है। स्वास्थ्य शिक्षा में मौखिक विधियों का उदाहरण क्या है? हेल्थ एजुकेशन में, यानी हेल्थ एजुकेशन में ओरल मेथड के उदाहरण पूछ रहा है, मौखिक विधि। तो लेक्चर देना, समूह चर्चा करना, जो मुंह से हम लोग बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, मौखिक विधि होता है। जहाँ पे हम लोग लेक्चर करते हैं, चाहे वो लेक्चर समूह में हो या वो लेक्चर अकेला व्यक्तिगत हो, वो आपका लेक्चर समूह चर्चा जो होता है वो अपन स्वास्थ्य शिक्षा का मौखिक विधि होता है, समझ गए, मुंह से देने वाला होता है। आईएससी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईसी का पूर्ण रूप होता है आई फॉर इंफॉर्मेशन, ई फॉर एजुकेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन। आईसी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। सूचना, शिक्षा और संचार, ओके। आगे है सबसे प्रभावशाली संचार माध्यम कौन सा है? तो फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है सबसे इफ़ेक्टिव होता है फेस टू फेस। फीडबैक का क्या अर्थ होता है? तो रिसीव की प्रतिक्रिया देना, यानी जो मैसेज प्राप्त होता है उस पर अपना राय रखना ही फीडबैक कहलाता है, समझ गए।
दो तरफा संचार को क्या कहा जाता है? तो दोनों तरफ से जो संचार कम्युनिकेशन होता है उसे टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। दोनों तरफ से जो संचार होता है उसे टू वे कम्युनिकेशन जो है कहते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा का आदर्श तरीका क्या है? यानी हेल्थ एजुकेशन देने का आदर्श तरीका क्या है, बढ़िया तरीका क्या है? सहभागिता आधारित, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है भाग ले, ऐसा अप्रोच होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा का वही आदर्श तरीका होता है, समझ गए। संचार में बाधा को क्या कहा जाता है? तो कम्युनिकेशन में जो बाधा उत्पन्न होता है, रुकावट आता है, उसे हम लोग बैरियर बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं, ठीक है। शारीरिक संकेतों द्वारा किया गया संचार क्या कहलाता है? तो शारीरिक संकेत मतलब सिंबॉलिक, ठीक है ना। शरीर से कोई चिन्ह, कोई सिंबल, कोई इशारा देना, यह किस प्रकार के संचार कहलाता है? तो यह नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल मतलब इसमें कोई शब्द का उपयोग नहीं होता है, समझ गए। मास मीडिया का एक उदाहरण क्या है? तो मास मीडिया का एक उदाहरण टेलीविज़न होता है, जो बड़े बड़े स्तर पर होता है, ठीक है। शिक्षा देने से पहले किन बातों को आकलन करना ज़रूरी है? तो शिक्षा देने से पहले आप किस समूह को लक्ष्य करते हैं, उसका आवश्यकता क्या है, इन चीज़ों पर हम जो है आकलन करते हैं, समझ गए। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख साधन क्या है? तो कम्युनिकेशन, संचार जो है स्वास्थ्य शिक्षा का एक प्रमुख साधन है। पोस्टर किस प्रकार का संचार है? तो पोस्टर में हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, इसलिए वह विजुअल है। सामूहिक चर्चा में कितने सदस्य होने चाहिए? तो समूह में 6 से लेकर 12 तक सदस्य होते हैं, जो ग्रुप चर्चा, ग्रुप पैनल बनाते हैं, ठीक है। सफल संचार की विशेषता क्या होती है? यानी एक अच्छे गुड कम्युनिकेशन का क्या विशेषता होता है? तो वह स्पष्ट होता है और पारदर्शिता होता है। ऐसे कम्युनिकेशन सफल और इफ़ेक्टिव होते हैं। शिक्षा में व्यवहार परिवर्तन हेतु किस मॉडल का प्रयोग किया जाता है? तो व्यवहार परिवर्तन के लिए हेल्थ बिलीफ मॉडल, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल अपनाया जाता है शिक्षा में व्यवहार परिवर्तन के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रभावशाली शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? तो इफ़ेक्टिव टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक बेस्ट है किसी भी शिक्षक के लिए, समझे ना। आगे है, एक नवजात शिशु को दिन में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? तो एक नवजात शिशु को दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे में, प्रति घंटे 2 से 3 घंटे पर स्तनपान कराते रहना चाहिए। वो 8 से 10 बार स्तनपान कराना चाहिए दिन भर में, ठीक है। एक 6 माह से कम उम्र के शिशु को कौन सा आहार दिया जाता है? तो 6 माह से कम उम्र के बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, केवल और केवल स्तनपान ही दिया जाता है। आगे है, 1 से 3 वर्ष के तक के बच्चे के लिए प्रतिदिन कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए प्रतिदिन 1000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, ध्यान में रखिएगा, टोडलर वर्ग का, ठीक है। एक गर्भवती महिला को सामान्य से कितनी अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? देखिए 3 कंडीशन आता है, एक नॉर्मल होता है, ठीक है, एक प्रेग्नेंट होती है और एक लैक्टेट होती है। तो नॉर्मल से ज़्यादा प्रेग्नेंट को चाहिए, प्रेग्नेंट से ज़्यादा लैक्टेट को चाहिए, क्योंकि ये स्तनपान कराती है। तो सामान्य से कितने अधिक की बात करेगा? तो 300 अधिक किलो कैलोरी लगभग प्रेग्नेंट वोमेन को चाहिए। और अगर यहाँ पे स्तनपान कराने वाली महिला के बारे में पूछता तो यही जो है 450 से लेकर 550 के आसपास हो जाता है, ठीक है, स्तनपान महिला के लिए। और गर्भवती महिला के लिए 300 अधिक, यानी जितना भी चाहिए उससे 300 अधिक जो है चाहिए एक गर्भवती महिला को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लगभग 400 से 550 अधिक चाहिए, जितना भी लेता है उससे अधिक इतना चाहिए, समझ गए। एक महिला को अगर मान गए 1800 प्रतिदिन किलो कैलोरी वो ले रही है, तो अगर वो स्तनपान के समय होगी तो उसको जो है 2200 से लेकर 2300 के आसपास उसको चाहिए प्रतिदिन किलो कैलोरी, ठीक है। आगे है, एक वयस्क पुरुष को औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो महिलाओं से ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता जो है पुरुषों में होता है, तो लगभग 2400 से 2600 किलो कैलोरी कार्य के अनुसार डिपेंड करता है। एक किशोरी लड़की है जिसकी उम्र 10 से 18 वर्ष हो सकता है, प्रतिदिन कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? तो देखिए, अगर 10 वर्ष तक है तो उसको 10 किलो कैलोरी चाहिए, ठीक है, 10 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगर वो
10 से लेकर 18 वर्ष किशोर है तो उसे 15 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए, ठीक है। अगर इससे भी आगे बढ़ा जाता है, स्त्री, एक वयस्क स्त्री को अगर वयस्क की बात करेगा तो एडल्ट में 18 से 20 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए आयरन की मात्रा, और अगर यही गर्भ अवस्था में महिला हो तो लगभग 27 मिलीग्राम तक चाहिए, अत्यधिक 35 मिलीग्राम हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। 6 से 12 माह के शिशु को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? तो 6 से 1 साल तक के बच्चे को 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन, यानी अगर बच्चा का उम्र अगर मान गए 6 केजी है तो 1.5 से गुना कर दीजिए तो उसका कितना हो जाएगा, 9 ग्राम प्रति दिन जो है उसको चाहिए, इतना चाहिए उसे प्रोटीन, ठीक है। एक वयस्क व्यक्ति को प्रोटीन की न्यूनतम कितनी आवश्यकता होती है? तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिया है, 6 से 12 में ज़्यादा चाहिए, 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ वयस्क के लिए, तो वयस्क के लिए प्रोटीन की मात्रा 0.8 से लेकर 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन का, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि शिशु से कम मिलना चाहिए एडल्ट को, क्योंकि इस समय वृद्धि की आवश्यकता ज़्यादा होती है इस उम्र में 6 से 12 में। किशोर अवस्था में कैल्शियम की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हड्डियों की तीव्र वृद्धि के कारण किशोर अवस्था में एडोलेसेंट में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। किशोर में प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? तो किशोर में प्रतिदिन अगर कैल्शियम की बात करेगा तो 1000 से 1300 मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक है ना। 1000 से 1300 मिलीग्राम प्रतिदिन एक किशोर को चाहिए। गर्भवती महिला को आयोडीन की कितनी आवश्यकता होती है? तो गर्भवती की बात करेगा तो 220 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, अगर नॉन प्रेग्नेंट की बात करेगा तो 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। एक क्वेश्चन पूछा गया था नॉन प्रेग्नेंट के लिए, ठीक है ना। अगर प्रेग्नेंट के लिए पूछे तो 220, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, एक वयस्क को प्रतिदिन पानी की औसतन आवश्यकता कितना होता है? तो लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है विटामिन ए की आवश्यकता 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए कितनी होती है? तो विटामिन ए की आवश्यकता 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए लगभग 300 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी की आवश्यकता एक वयस्क महिला को कितनी होती है? तो लगभग 65 मिलीग्राम प्रतिदिन। एक वयस्क महिला को लगभग प्रतिदिन 65 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए विटामिन सी, ठीक है। आगे है 1 से 3 वर्ष के बच्चों यानी टोडलर ग्रुप के बच्चे को वसा की कितनी आवश्यकता होती है, फैट की कितनी आवश्यकता होती है? तो कुल ऊर्जा का लगभग 30 से 40% फैट की आवश्यकता होती है, समझ गए। 6 से लेकर 5 साल के बच्चे को यानी 6 से लेकर 59 माह के बच्चे को विटामिन ए की खुराक कितनी दी जाती है? तो आपको पता है हर 6 माह में 2 लाख यूनिट दिया जाता है। पहले 9वें महीने में तो 1 लाख यूनिट देते हैं, उसके बाद जब हम लोग चलते हैं ऊपर 15-16 माह से प्रति माह प्रति 6 महीने पर 2 लाख यूनिट की खुराक दी जाती है, ठीक है। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन एनर्जी रेशियो संतुलित आहार में कितना होना चाहिए, यानी प्रोटीन और एनर्जी का जो अनुपात होता है वह संतुलित आहार में कितना होना चाहिए? 10 से 15% होना चाहिए संतुलित आहार में। एक वृद्ध व्यक्ति जो 60 प्लस है इसकी ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि चयापचय दर और शारीरिक गतिविधियां में कमी के कारण ऊर्जा की स्तर भी कम जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन से संबंधित क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ है जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे देखिए 81वां नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं। 12 अप्रैल 2005 में जेएसवाई की शुरुआत हुई। जेएसवाई किस योजना के अंतर्गत आती है? जननी सुरक्षा योजना। यह नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आती है जेएसवाई। जेएसवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ मृत्यु दर को कम करना, समझ गए, इसका उद्देश्य है। जेएसवाई का लाभ किसे दिया जाता है? तो जेएसवाई का लाभ बीपीएल कार्डधारी को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति के गर्भवती महिलाओं को, ठीक है।
जेएसवाई के अंतर्गत आशा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो जेएसवाई के अंदर आशा को जो गांव में होती है उसको 600 मिलता है और शहरी आशा को 400 रुपये मिलता है। राज्य के अनुसार चेंजेज संभव है। अब है एमसीएच का पूरा नाम है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। एमसीएच का पूरा नाम क्या है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है। एमसीएच सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एमसीएच सेवा का मुख्य उद्देश्य है माता और बच्चे को मृत्यु दर को कम करना। चूँकि माँ और बच्चे दोनों का सेवा है तो दोनों के मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। एमसीएच के अंतर्गत कौन सी सेवा दी जाती है? तो एमसीएच के अंतर एएनसी, पीएनसी, टीकाकरण, पोषण, परिवार नियोजन ये सब सेवा दिया जाता है। एएनसी क्या होता है, पीएनसी क्या होता है बता चुके हैं। शिशु मृत्यु दर आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट नापने के लिए किस उम्र के बच्चे को गिना जाता है? तो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ही तो लिया जाता है शिशु मृत्यु दर में, समझ गए ना। मातृ मृत्यु दर एमएमआर मैटरनल मोर्टालिटी रेट नापने के लिए क्या इकाई है? तो प्रति 1 लाख जीवित जन्म, यानी प्रति 1 लाख में कितने जो है बच्चे जीवित जन्म लिया है, कितने माँ जीवित है, इसको जो है मैटरनल मोर्टालिटी रेट में जो है क्या किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है। आरसीएच कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो आरसीएच कार्यक्रम की शुरुआत 15 अक्टूबर 1997 की हुई थी। ठीक है, आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। नाम ही है रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ, तो ये प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के लिए है। आरसीएच का दूसरा चरण 2005 में अप्रैल में शुरू हुआ। आरसीएच कार्ड में कितनी बार एएनसी जांच की जाती है? तो कम से कम 4 बार एएनसी जो है होता है। आरसीएच कार्यक्रम में आशा की क्या भूमिका है? तो गर्भवती महिला का पंजीकरण करना, संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरणा करना, टीकाकरण आदि आरसीएच कार्यक्रम में नर्स की भूमिका है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड यहाँ पे आज का लास्ट जो है क्वेश्चन है कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल पोलियो दिवस। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आज करा दिया। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।